Hi everyone, welcome back to our channel Study Zone. Today we will discuss about the consistent and inconsistent of 12th class. कल हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और अगर ये हमारा ज़ीरो आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं कि कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है। तो उसमें गिवन होता है जैसे कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर हमारा आ गया तो हमारा कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम उसका ए इन्वर्स निकाल लेंगे, तो वो कोई ना कोई एक ही वैल्यू आएगी। जो ए इन्वर्स आएगा वो एक ही वैल्यू आती है, बार बार जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती हैं। लेकिन अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई कि आंसर क्या आएगा। जैसे कि ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर या तो हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, आगे सोल्व ही नहीं होगा, या तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब ये देखो कि इसमें भी दो कंडीशंस बन रही है, या तो कोई भी सॉल्यूशन ना आए या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका हमें कैसे पता चलता है, इसके भी दो पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें दो मैट्रिक्स गिवन होती हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। एक तो ये बनेगा हमारा और एक हमारा बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो यहाँ पे है, ज़ीरो मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालें उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो इसमें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट ए इन्वर्स निकालना है और उसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं किया है तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाए, देखो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ भी मैट्रिक्स हो, इसके अपॉन में हम कर दें ज़ीरो तो इसका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा या फिर नॉट डिफाइंड बनेगा। नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट एक ही चीज़ होती है वैसे तो। अब नॉट डिफाइंड आ गया मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया, या तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन आ गए या तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो में ये दो कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाता है तो हमें एक तो ये निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा। अब देखो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और हमारा नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो आ जाता है तो हमारा कंसिस्टेंट होगा, हमारा होगा कंसिस्टेंट और हमारा होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक बात देखो यहाँ से कि जिसका भी सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, चाहे एक सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए या तो एक यूनिक सॉल्यूशन आए, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, मतलब जिस भी इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं आता उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा उसको इनकंसिस्टेंट, और जिनमें सॉल्यूशन आएंगे चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम देखो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये जो हम बता रहे हैं वो सॉल्व कैसे करने हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे x + 2y = 4
और यहाँ से है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। हमने अब तक मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व किए थे, लेकिन अब हमें दे दिया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब 2 3 4 5 इक्वेशन दे दे हमें। जितनी हमें इक्वेशन देगा, जो यहाँ पे कितनी इक्वेशन है 2, तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अगर 3 यहाँ पे दे रखी होती इक्वेशन तो हमारी मैट्रिक्स बनती 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था विद डिटर्मिनेंट के द्वारा हमने। अगर आपने वो भी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो वहाँ से हमने कैसे किया था, 2 पॉइंट्स गिवन होते थे, वहाँ से हमने निकाला था। जैसे 1 2, यहाँ पे 1 2 लिखते थे और यहाँ पे हम खुद से 1 लिखते थे। तो उसी प्रकार से हम इक्वेशन बनाते थे, लेकिन सॉरी मैट्रिक्स बनाते थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो 1 1 लेते हैं हम लास्ट में, वो 1 1 नहीं लेना है, बस ये वाले ही लेने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम। जो कोफिशिएंट्स हैं इनके एक्स के और वाई के, उनसे हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ से एक मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे वाई का, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे वाई का, ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई है। अब एक और मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर, आपको शायद दिखाई भी दे रही हो, 2 क्रॉस 1 की 4 9। ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगी 4 9। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। तो एक्स और वाई की जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं, वो है हमारी एक्स एंड वाई। हमें वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स और वाई की। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, ये दूसरी मैट्रिक्स आ गई, ये एक्स आ गया। हमें अब क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे। अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें ये 2 कंडीशंस चेक करनी होंगी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है। नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, दीज इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। और अगर दिस इज इक्वल टू 0 देन भी हम लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम चेक करेंगे कि वो 0 आता है या नॉन 0 आता है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हमने निकालना सीख रखा है। यहाँ से कितना आएगा, 1 × 5 - 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से इन्वर्स वाला लगा के करेंगे। ठीक है, तो हम x की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या होती है हमारी, a इन्वर्स b। जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो a इन्वर्स b करके निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हम मानते हैं ये यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स A है और इसके मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ये ए एक्स लिखेंगे हम इज इक्वल टू बी लिखेंगे और यहाँ से एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स बी आ जाएगा। उसी से हम ये एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये कहीं से कोई फॉर्मूला निकल के नहीं आया, ये बस यहीं से आया है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये 1 2 2 5 ऐसे लिखे हमने, और जो एक्स वाई है ये इसके मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो हमारा ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में है एक्स मैट्रिक्स और इज इक्वल टू में है बी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये ए मैट्रिक्स इधर जाएगी तो ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है हमारी, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल देते हैं एक्स और वाई की वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, अब देखो हमें ए इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, a11 की वैल्यू आएगी हमारी 5, a12 की वैल्यू है -2, a21 की वैल्यू है -2 यहाँ से, और a22 की वैल्यू है हमारी 1। ये हमने पहले कर रखा है डिस्कस कि कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन्वर्स कैसे निकलता है, हमने सब कुछ वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 5 - 2 - 2 1, और अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास आएगी एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगी 5 - 2, यहाँ से -2 और ये 1।
ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सेम ही आ जाएगी। एडजेंट ऑफ ए जो निकालेंगे, इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो हमारा सेम ही आ रहा है, तो जो सेम आता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारी 1, तो जो ए इनवर्स आ जाएगा वो सेम वही आ जाएगा जो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारी। ठीक है, यहाँ से अब देखो आगे क्या करना है हमें, आगे तो कुछ करना ही नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या थी, ए इनवर्स इंटू बी थी। तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए इनवर्स की जो मल्टीप्लाई है वो हम कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है हमारी, बी मैट्रिक्स गिवन है 4 और 9, 4 और 9 गिवन है। तो अब देखो अब क्या करना है, हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है और कुछ करना नहीं है। मल्टीप्लाई करने भी हमने पहले से सीख रखी है। यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 9, यहाँ से 2 इंटू 4 और प्लस 1 इंटू 9, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आएगी, 2 और 1। तो यहाँ से देखो ये किसके इक्वल थी, जो एक्स मैट्रिक्स है वो एक्स और वाई के इक्वल है। इसको हम कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हमारी वैल्यू आ गई है x और y की। ठीक है, यहाँ से ये 1 है ना, 2 और 1, तो जो ये हमारी आई है एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। हमने एक्स मैट्रिक्स निकाली है और उसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, मैट्रिक्स के फॉर्म में x और y लिखा था। तो इसको कंपेयर करेंगे, देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने देख लिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हम सोल्व कैसे करते हैं। अब हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ रहा हो। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 22y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। जो ऑर्डर होगा उसका होगा हमारा 2 क्रॉस 2। अगर दो इक्वेशन गिवन हो तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, अगर 3 इक्वेशन गिवन हो तो 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, हमारी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ए मैट्रिक्स बना रहे हैं तो क्या होगा हमारा 3 11 6 22। हमारी बी मैट्रिक्स क्या होगी 7 और 5, ये हमारी है बी मैट्रिक्स। और एक्स मैट्रिक्स को हम मानते हैं x और y। ठीक है, यहाँ से हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब देखो हमें सेम वही काम करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। क्या आएगा इसका, अगर 0 तो आता है तो हमें एडजेंट ऑफ a इंटू बी निकालना है, अगर नॉन 0 आता है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b डायरेक्टली ये निकालना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या आता है। जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 66 माइनस 66, तो ये तो हमारा 0 आ रहा है भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, जिस भी मैट्रिक्स का, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है उसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट तो आ गया 0, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास दो कंडीशंस बचती हैं, एडजेंट ऑफ a इंटू बी हो वो हमारा नॉन 0 हो, या तो हमारा एडजेंट ऑफ a इंटू बी है वो हमारा 0 हो। ये ब्रैकेट यहाँ पे है भाई। ठीक है, अब देखो अब हमें ये दो चीज़ें देखनी है। अगर ये नॉन इक्वल टू 0 आता है तो हमें क्या करना है, और इक्वल टू 0 आता है तो हमें क्या करना है। तो एक बार तो हम चेक करते हैं कि एडजेंट ऑफ a इंटू बी हमारा आता क्या है। तो देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एडजेंट ऑफ a। एडजेंट ऑफ a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं a मैट्रिक्स के। तो कोफैक्टर्स यहाँ पे a11 है वो 22 है, a12 है वो -6 है, जो a21 है वो हमारा -11 है, और a22 है हमारा वो है हमारा 3। तो जो एडजेंट ऑफ a आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 22 -6 -11 और 3 का ट्रांसपोज। तो हमारा एडजेंट ऑफ a बन जाएगा यहाँ से 22 -6 -11 और 3, ये हमारा बन गया एडजेंट ऑफ a। और अब हमें क्या करना है, एडजेंट ऑफ a की मल्टीप्लाई करनी है b के साथ। तो एडजेंट ऑफ a दे रखा है हमें 11 -6 और 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें b मैट्रिक्स के साथ। b मैट्रिक्स है 7 और 5।
अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है यहाँ पे 154 माइनस 55 यहाँ पे जो सेकंड रो बनती है वो हमारी क्या बनती है, -42 + 15। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो क्या आ जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा हमारा 99 और यहाँ से बनेगा -27। ये ऐड माइनस कर दिया ये। अब देखो जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो 0 तो नहीं आया, अगर 0 आता तो यहाँ पे हमारा क्या बनता, 0 0 बनता, ये 0 तो नहीं आया। अब देखो हमारी क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 की मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, जो गिवन इक्वेशन का सिस्टम है वो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जब हमारा होगा तो हमारी जो भी इक्वेशंस गिवन थी, ये जो इक्वेशंस गिवन थी इनमें जो x और y की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनका सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू नहीं आएगी कोई भी और y की वैल्यू भी नहीं आएगी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, कुछ ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा जब हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब ये देखो यहाँ पे हमें अब की बार 3 मैट्रिक्स गिवन है, 3 मैट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी वो हमारी। तो ए मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, 2 - 1 3, 2 - 1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का, यहाँ पे z का कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे +5 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट -5, ये हमारी हो गई है ए मैट्रिक्स। अब देखो हमारी एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z, तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल में बनानी पड़ेगी x y और z में। अब तक हम क्या कर रहे थे, x और y में ही बना रहे थे क्योंकि वहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स थी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी, यहाँ पे हमारी है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, 3 इक्वेशंस गिवन है तो x y z 3 वेरिएबल है। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स की हमें वो वैल्यू निकालनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना कि वो 0 आता है या और कुछ आता है। तो ये ए मैट्रिक्स गिवन है हमारी, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, तो आप ए डिटर्मिनेंट निकाले हैं तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। शायद मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अब मैं बता देती हूँ, आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, कहीं आप यहीं से कर दो। इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हमारी है मैट्रिक्स गिवन। ठीक है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ए डिटर्मिनेंट होगा हमारा 2 × -10 + 5, यहाँ पे 2 × -10 + 5, यहाँ पे -+ +1 -5 + 0 और यहाँ से होगा हमारा +3 × 5 - 0। ठीक है, तो हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -10 - 5 + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट यहाँ से भी कितना आया है, 0। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वहाँ पे भी हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 आया था और इसमें भी हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 आया है। तो अब हमारा अगला काम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना कि वो हमारा 0 आता है या नॉन 0 आता है। या तो हमारा नॉन 0 आएगा या तो हमारा 0 आएगा। अगर 0 आता है तो हमें ये आगे सोल्व करना है, और अगर नॉन 0 आता है तो हमें इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, हमें ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है। अब देखो इसको हम चेक करेंगे तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उससे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो A11 कोफैक्टर्स हमने निकालने सीख रखे हैं। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो पहले आप ये कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स ये सब निकालना सीख लें, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज आप इस एक्सरसाइज को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मैंने भी इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो A23 होगा हमारा -10, यहाँ से A31 होगा हमारा -5, A32 होगा हमारा 5 और A33 होगा हमारा 5। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट निकाल लिए हैं। एडजॉइंट निकालते हैं, आते हैं आपको। ठीक है,
अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर्स को अरेंज करो उनकी पोजीशंस के ऊपर। -5 5 5 यहाँ पे 10 -10 यहाँ पे भी है -10 ही, यहाँ पे है -5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आ रहा है ये तो। इसमें से तो कॉमन भी ले सकते हैं हम, या तो ये डिलीट ही हो जाए, कैंसिल ही हो जाएगा सॉरी। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -5 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे है 10 -10 और यहाँ पे भी -10, यहाँ पे है -5, ये 5 और ये 5। हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ये हमारा आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आया है तो उसको हम बी से मल्टीप्लाई करें, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, यहाँ पे ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। मैट्रिक्स फॉर्म में 3x3 के मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स हमारी गिवन थी 1 2 और 3, 1 2 और 3 आपको दिखा देती हूँ। ये देखो 1 2 और 3 बी मैट्रिक्स गिवन है हमारी। तो बी मैट्रिक्स हमारी गिवन है 1 2 और 3, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं एक बार लिख लेती हूँ इसकी मल्टीप्लाई करके। ये देखो ये हमारी आई है इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो -5 -15 +20 ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 15 + 5 20 -20 0 और यहाँ पे भी 0। तो हमारी ये क्या आ गई है, 0 मैट्रिक्स आ गई है। हमारी जो कंडीशन बनी है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बनी है 0। अब देखो अब हमें क्या करना है, अगर नॉन ज़ीरो था तो हमने कह दिया था नो सॉल्यूशन, ये आगे सोल्व नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे वैल्यू निकालनी है कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो y की कुछ भी आ जाए, z की कुछ भी आ जाए। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो उसके अकॉर्डिंग y की अलग वैल्यू आए, z की अलग वैल्यू आएगी। x = 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू अलग आएगी, z की वैल्यू अलग आएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। तो जो y की वैल्यूज़ है और z की वैल्यूज़ हैं वो भी x की वैल्यू के कारण मतलब इन्फिनिटी तक चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो उसी टाइप में हम अब निकालेंगे इसकी वैल्यूज़। देखो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस थी हमारी 3 इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारी 3 इक्वेशंस गिवन थी उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक जो वेरिएबल है, यहाँ पे z है, y है या x है, उस एक वेरिएबल को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे। मैंने मान लिया है z = k मान लिया है हमने। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे ये तो हमारा हो गया कांस्टेंट, तो अब देखो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो x और y में, सॉरी इक्वेशन बचेगी वो x और y वेरिएबल में ही बचेगी। z = k मान लिया मैंने, तो 2x - y = 1 - 3k हो जाएगा। ये तो पूरा कांस्टेंट मान लिया है मैंने। ये मतलब हम क्या कर रहे हैं कि z की वैल्यू को हम 1 2 3 4 किसी भी कांस्टेंट के रूप में चेंज कर रहे हैं और उसके कारण x और y की वैल्यू जो चेंज हो रही हैं। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी यहाँ से, उसमें क्या हो रहा है, x + 2y = 2 + z बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये हमने देखो अज्यूम कर लिया कि ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन ये 4 है, ये इक्वेशन 5 है। अब देखो अब आपने 10th क्लास में ही कर लिया था कि 2 इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। 2 इक्वेशंस को सोल्व आपने करना सीख रखा है। हमारी जो 2 इक्वेशंस आई हैं वो क्या आई हैं, 2x - y = 1 - 3k था और x + 2y = 2 + k था, ठीक है। अब हम इन 2 इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस गिवन थी, हमने पहली 2 इक्वेशंस के अंदर ही के पुट किया है, थर्ड के अंदर के पुट नहीं किया है। आपने 2 ही के अंदर पुट करना है, थर्ड इक्वेशन का काम बाद में आएगा, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। अब देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें अब करना है ये फिर से मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। ये 2 ये -1, ये हमारा 1 ये 2, ये हमारा सी मैट्रिक्स मान लिया हमने और ये हमने मान लिया है डी मैट्रिक्स 1 - 3k, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा है कांस्टेंट, हमने के को कांस्टेंट माना है
और अब हम एक वाई मैट्रिक्स मान लें, क्योंकि हमने पहले जो 3x3 की मैट्रिक्स थी हमारी इसी क्वेश्चन में, उसमें हमने x मान रखा था, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा x कौन सा है y कौन सा है। तो ये हमने मैट्रिक्स ए बी था, उसमें हमने सी डी मान लिया है और y मान लिया है। ये हमारी 2x2 की आई है। अब ये सोल्व होगी हमारी, अब ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी सोल्व होगी, उसके कारण हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। इसका हमें वो निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका 5 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, हमारी वाई की वैल्यू सी इनवर्स डी होगी हमारी। तो उस टाइप में हमें वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और वाई की वैल्यू यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और हमें जो स्टार्टिंग में गिवन थी जो ये मैट्रिक्स, उसमें एक्स वाई जेड था, तो एक्स और वाई की हमने निकाल ली, तो जेड की तो अपने आप ही आ जाएगी। और आना भी क्या है, जेड को तो हमने कॉन्स्टेंट मान के भी चले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे। ये देखो यहाँ तक कितना था हमारा, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया था। अब हमें क्या करना है, इसके एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स ऑफ सी निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ सी। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, C11 हमारा होगा 2, C12 होगा हमारा यहाँ से -1, C21 होगा 1 और C22 हमारा होगा 2। तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ C निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे है 2 -1 1 2, और इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ C आएगा वो हमारा होगा यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, ये हमारा आ गया है एडजॉइंट ऑफ C। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ C को C इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ C से डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ C 1/5 है, यहाँ पे 2 1 -1 और 2, यहाँ पे इतना सब कुछ गिवन है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा आया है C इनवर्स। अब देखो y की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना था, C इनवर्स इंटू डी। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से 1/5, तो और 2 1 -1 2, ये तो वैल्यू हमारी C इनवर्स की, ये कम्प्लीटली वैल्यू हमारी C इनवर्स की। और इसके इनटू में क्या है हमारा D मैट्रिक्स। तो D मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, 1 - CK और 2 + K, ये हमने मानना था D मैट्रिक्स को। ठीक है, यहाँ से देखो जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो हमारी यहाँ से आ रही है, इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी है हमें, आई होप आपको आती है। तो -1 + 3K + 4 + 2K, ये हमारी आई है मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, तो -5K + 4, यहाँ से आ रहा है 5K + 3, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी मैट्रिक्स आई है। ये देखो ये वाई मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल है, एक्स और वाई के। वाई मैट्रिक्स एक्स और वाई के इक्वल है, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो -5K + 4 डिवाइड बाई 5, इस 5 को भूलना नहीं है आपको, ये इसके डिवाइड में भी है। और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये स्मॉल वाई है, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 5K + 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब देखो, अब आपको याद होगा कि जो स्टार्टिंग में हमने थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन, यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड इक्वेशन हमने छोड़ दी है। यहाँ पे देखो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन थी, उससे हमने क्या किया था, उसमें ही हमने z = k पुट किया था, लेकिन थर्ड इक्वेशन को हमने कुछ भी नहीं किया था, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। और मैंने बोला कि थर्ड इक्वेशन बाद में यूज आएगी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से देखो इन 2 इक्वेशंस में हमने z = k पुट किया था, उससे हमने नई इक्वेशंस बनाई थी 2, और उससे हमने नई मैट्रिक्स बना के हम यहाँ तक सोल्व कर रहे हैं। तो आगे देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये हमारी थी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने यूज़ कहीं पे भी नहीं किया था। अब देखो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू हमें मानी थी k। अब देखो कि यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो z की वैल्यू k है वो हमारी ट्रू है या नहीं है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये तो 0x है, x का कोई यहाँ पे कोफिशिएंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे है 5, y की वैल्यू है 5k प्लस 3 प्लस 5 सॉरी, यहाँ पे है -5, z को हमने मान रखा है k इज इक्वल टू 3। यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कट हो गया। तो 5k प्लस 3 माइनस 5k इज इक्वल टू 3, ये कट हो गया हमारा। तो 3 इज इक्वल टू 3, दिस इज 2, ये ट्रू आ गया, विच इज 2 आ गया हमारा, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर गई है हमारी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमने z की वैल्यू k मानी थी वो बिल्कुल सही मानी थी। आप देखो, आपने z की वैल्यू k मान के खुद से ही मान लिया आपने कोई भी वैल्यू कि z की वैल्यू k आ गई हमारी, तो उससे आपने z की वैल्यू k मान के और x की और y की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखो कि आपने एज्यूम ही तो किया है, बाई चांस आपने एज्यूम गलत कर लिया हो तो आपकी x और y की वैल्यू भी गलत आएंगी। तो इसमें आप पुट करेंगे तो जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपका ये जो वैल्यूज आई हैं वो गलत आई हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखते हैं, और इसलिए हमने जो थर्ड इक्वेशन थी उसको हमने छोड़ दिया था, और जो पहली इक्वेशन थी और जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें हमने z इज इक्वल टू k पुट करके नई इक्वेशंस बनाई थी, फोर्थ एंड फिफ्थ। उससे हमने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से c मैट्रिक्स, d मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स बनाई है। उसको सोल्व करके हमने x y की वैल्यू यहाँ तक निकाली। उसके बाद हमने क्या किया, जो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन बची थी उसमें हमने x और y की वैल्यू पुट करके ये देखा है कि ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो ट्रू आई हैं या फॉल्स आई हैं या गलत आई हैं। यहाँ पे ट्रू आई हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो -5k प्लस 4/5, y की वैल्यू है हमारी 5k प्लस 3/5, और जो z की वैल्यू है वो तो हम मान के चले थे z इज इक्वल टू k। हमें क्या करना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी। x y z हमारी एक x मैट्रिक्स थी, तो हमने x और y और z की वैल्यू निकाल दी है, यही हमें करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।